आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा दोस्त विजय और मैं, हम दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे, मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि जाए कहाँ। 2-4 दिनों तक सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया क्यों ना किसी हिल स्टेशन पर चला जाए। और हमारे घर से जो सबसे नज़दीक हिल स्टेशन था वो था दार्जिलिंग। ना तो मैं कभी दार्जिलिंग गया था और ना ही विजय, जिस वजह से हमने वहीं जाने का फैसला किया। दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे पहले हमें कोलकाता से जलपाईगुड़ी जाना था और जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग। तो प्लान के मुताबिक हम दोनों ने ठीक वैसा ही किया। सबसे पहले हम लोग जलपाईगुड़ी पहुंचे और वहां से ट्रेन पकड़कर सीधे दार्जिलिंग। हम दोनों जब दार्जिलिंग स्टेशन पर उतरे तो तब तक अंधेरा हो चुका था। ठंड का मौसम था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और शायद हम दोनों के अलावा उस ट्रेन से भी स्टेशन पर कोई नहीं उतरा था। चारों तरफ खामोशी का धुआं सा फैला हुआ था। खैर, हमने अपना सामान उठाया और स्टेशन पर लगी बेंच पर बैठ गए। घड़ी बता रही थी रात के 7:45 बज चुके हैं, मगर सुनसान माहौल कुछ और ही बयां कर रहा था। तभी विजय ने मुझसे कहा, भाई यहाँ तो आसपास कोई है ही नहीं। इस पर मैंने कहा, हाँ यार, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा क्यों है। इतना कहकर मैंने फिर से एक दफा पूरे स्टेशन का जायजा लिया, मगर सच में वहां कोई नहीं था। इतने में ही विजय बोला, चल बाहर निकल कर देखते हैं, कोई होटल वोटल मिले तो अच्छा है। विजय की बात सुनकर हम दोनों ने अपना सामान उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने लगे। चलकर जब हम लोग स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर का माहौल देखकर हम और भी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि बाहर अंदर से भी ज्यादा खामोशी पसरी हुई थी। दार्जिलिंग के बारे में अब तक मैंने जितना सुना था वैसा कुछ देखने को मिला नहीं था, जिस पर मैंने विजय से कहा, भाई ये दार्जिलिंग ही है ना? इस पर विजय ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई ये दार्जिलिंग ही है। दरअसल आज ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए भी हो सकता है कि आज कोई बाहर नहीं दिख रहा हो। विजय की बात में दम तो था, क्योंकि सच में उस रात ठंड काफी ज्यादा थी। और हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, ऐसे में दार्जिलिंग में ठंड होना लाजमी ही था। खैर, हम दोनों ठंड को नजरअंदाज करके किसी होटल वगैरह की तलाश में लग गए। स्टेशन के पास 1-2 होटल तो थे, मगर जब हम कमरा बुक करने के लिए होटल के अंदर गए तो पता चला कि सारे के सारे कमरे पहले से ही फुल हो रखे हैं। हमारी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ठंड में रात कैसे गुजरेगी। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे। हो सकता है स्टेशन के पास के सारे होटल फुल हों और आगे जाकर हमें कोई खाली कमरा मिल जाए। यही सोचकर हम दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, मगर स्टेशन रोड से थोड़ा आगे जाते ही बड़े लंबे पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा, हम आगे बढ़ते रहे। अभी हम रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के एक किनारे पर हमें एक काली रंग की टैक्सी खड़ी नजर आई। उस टैक्सी को देखते ही विजय ने मुझसे कहा, भाई ये टैक्सी वाले से पूछते हैं आसपास कोई होटल है या नहीं। अगर आसपास नहीं हुआ तो इसी को बोलेंगे हमें होटल तक छोड़ दे। विजय की ये बात मुझे ठीक लगी, लिहाजा हम दोनों चलकर उस टैक्सी के करीब गए
तो पाया कि टैक्सी के भीतर एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी बस यूं ही चुपचाप टैक्सी में बैठा हुआ था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तभी मैंने उस टैक्सी वाले से कहा, भैया यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? आवाज सुनकर वो टैक्सी वाला बिना मेरी ओर पलटे ही बोला, नहीं, आसपास कोई होटल नहीं है, जो है सब भरे पड़े हैं। उस टैक्सी वाले की बात सुनकर मेरे बगल में खड़े विजय ने उससे कहा, पर कोई तो होटल खाली होगा, आप जरा हमें वहां तक पहुंचा देंगे? दूर भी होगा तो चलेगा। विजय की बात सुनकर टैक्सी वाला कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठिए। इतना कहकर उसने गाड़ी के दरवाजों को अनलॉक कर दिया, जिसके बाद विजय उसके बगल वाली सीट पर और मैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। हमारे बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया और हम निकल पड़े किसी होटल की तलाश में। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक घड़ी में 7:45 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। रास्ते पर हमारी टैक्सी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से हमारी टैक्सी फिलहाल जिस रास्ते पर चल रही थी, उस रास्ते को देखकर ऐसा तो कतई नहीं लग रहा था कि इस रास्ते पर कोई होटल मिल भी पाएगा। पर हम में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हम लोग चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। कुछ देर तक हमारी टैक्सी ऐसे ही चलती रही, जिसके बाद टैक्सी एक बड़ी सी इमारत के पास रुकी। टैक्सी रोकते हुए उस आदमी ने कहा, आइए साहब, उतरिए, ये रहा वो होटल। राहत की सांस लेते हुए मैं और विजय हम दोनों टैक्सी से नीचे उतरे और उस टैक्सी ड्राइवर के साथ चलते हुए उस होटल की तरफ जाने लगे। हालांकि उस वक्त वहां अंधेरा काफी घना था, पर चांद की धुंधली रोशनी में मैं उस होटल को थोड़ा बहुत देख पा रहा था। वो होटल बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, जैसे यहां कभी आग लगी हो। खैर मैंने कुछ कहा नहीं। एक तो बड़ी मुश्किल से ये होटल मिला है, अगर इससे भी कमरा नहीं मिला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर हम तीनों होटल के दरवाजे पर गए। होटल का दरवाजा बंद था। तभी टैक्सी ड्राइवर ने होटल के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा एकदम से खुल गया। हम तीनों चलकर होटल के अंदर दाखिल हुए। होटल के अंदर का भी नजारा बाहर के तरह ही था। सब कुछ जैसे जलकर काला पड़ गया हो। अभी मैं और विजय उस होटल को चारों तरफ से देख ही रहे थे कि तभी उस टैक्सी वाले ने कहा, साहब इस होटल के सारे कमरे खाली पड़े हैं, आप जहां चाहो वहां रह सकते हो। ये होटल मेरा ही है और सबसे बड़ी बात, इस होटल में रहने के लिए आपको कोई किराया नहीं देना होगा। आप लोग मुफ्त में यहाँ रह सकते हैं। हालांकि अगर उस होटल का किराया होता तो भी हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और अब जब उस होटल का किराया नहीं है तब तो हम लोग रहेंगे ही रहेंगे। लिहाजा हम दोनों पास ही के एक कमरे में चले गए और अपना सामान कमरे के एक कोने में रखकर पलंग पर पसर गए। मैं काफी थका हुआ था, जिस वजह से धीरे धीरे अब मेरी आंख लगने लगी थी कि तभी मेरे दोस्त विजय ने मुझसे कहा, भाई तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस पर मैंने कहा, अजीब? क्या अजीब लगेगा? इस पर विजय बोला, ये होटल ये थोड़ा अजीब नहीं है? अभी विजय ने इतना कहा ही था कि तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर हम दोनों चौंकते हुए उठकर बैठ गए। हम दोनों को लग रहा था कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर होगा। लिहाजा मैं चलकर दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला, मगर हैरानी वाली बात
कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कि तभी मेरे कानों में एक अजीब तरह की आवाज आने लगी, जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हों। मैंने ये बात विजय को बताई तो उसे भी वो आवाजें आ रही थी, जिसके बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकले और उस आवाज का पीछा करने लगे। उस आवाज का पीछा करते करते हम लोग एक कमरे के पास पहुंचे और जब उस कमरे के की होल से मैंने अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस कमरे के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनमें से किसी का पेट कटा हुआ था तो किसी के पैर नहीं थे और किसी की तो आंतें बाहर निकली हुई थी। उन सभी के चेहरे काफी ज्यादा भयानक थे। विजय भी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। हम लोगों को ये समझ आ चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा हम लोगों ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। भागकर हम लोग वहीं रुके जहां हमें 3-4 लोग नजर आए। हमने उन लोगों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल उस होटल में लोगों को वो टैक्सी वाला बहला फुसला कर ले जाता था, जहां उन लोगों की किडनी, आंख वगैरह निकाल ली जाती थी और बाजार में बेचा जाता था और उन लोगों को जान से मार दिया जाता था। पर जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस टैक्सी वाले को तो मारा ही मारा और साथ ही साथ उस होटल को भी आग लगा दिया। कहते हैं कि तभी से उन लोगों की आत्मा यहाँ भटकती रहती है और आज भी वो टैक्सी वाला लोगों को बहला फुसला कर उस होटल में ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब घड़ी में रात के 8 बज रहे थे जब हम सारे दोस्त हमेशा की तरह ही पंडित कृष्ण कुमार जी के घर में कहानी सुनने आए हुए थे। कृष्ण कुमार जी हमारे गांव के इकलौते पंडित हैं। गांव में कोई भी शुभ काम पंडित जी के बगैर होता ही नहीं था। पंडित जी की कहानियां इतनी मजेदार होती थीं कि हम सारे दोस्त कई कई घंटे उनके घर में कहानियां सुनते रहते थे। उस रात भी पंडित जी ने कहानी बताना शुरू किया। सुनो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को अपने साथ घटी एक भूत की कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना और हाँ, याद है ना, बीच में किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। इतना कहकर पंडित कृष्ण कुमार जी ने वो कहानी शुरू की, जिसे मैं आज तक अपनी जिंदगी में भूल नहीं सका। बात आज से तकरीबन 25 साल पुरानी है। तब मैं यानी पंडित कृष्ण कुमार जी जवान हुआ करते थे। बदन में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन दिनों शादियों का लगन चल रहा था। दिन में 2-3 शादियां तो मैं आराम से निपटा ही लेता था और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा, क्योंकि शादियां सिर्फ हमारे ही गांव में नहीं बल्कि अगल बगल के गांवों में भी लगातार होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक जमींदार साहब की बेटी की शादी में जाना था। हालांकि वो गांव हमारे यहाँ से काफी दूर था, मगर उस गांव के जमींदार साहब से मेरी अच्छी जान पहचान थी और उनकी ये खास इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी मैं ही करवाऊं। तो मैं किस मुंह से मना करता, लिहाजा मुझे वहां जाना ही पड़ा। रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक सारे बाराती पहुंचे, जिसके बाद मेरा काम शुरू हुआ और आधा 1 घंटा में निपट भी गया। दक्षिणा देने के साथ ही साथ जमींदार साहब ने मुझसे बहुत गुजारिश की कि मैं खाना खाकर जाऊं,
मगर पहले से ही इतनी रात हो चुकी थी और अगर मैं खाना खाने बैठता तो और भी रात हो जाती। हालांकि जमींदार साहब तो मुझे उनके यहाँ रुकने के लिए भी बोल रहे थे, मगर मैं नहीं माना। नई नई शादी हुई थी, बीवी घर पर अकेली थी। ऐसे में अगर मैं वहां रुक जाता तो अच्छा नहीं रहता। जमींदार साहब के बहुत जिद करने पर मैंने उन्हें खाना बांधने के लिए बोल दिया कि घर पर खा लूंगा, जिसके बाद जमींदार साहब ने फटाफट मेरा खाना बंधवा दिया और मैं खाना लेकर चल पड़ा अपने घर की ओर। रात काफी हो चुकी थी। गांव के उस कच्चे रास्ते पर जिस पर फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा था, उस पर कोई इंसान तो क्या जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर मुझे काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पास दक्षिणा के काफी सारे पैसे थे। इसलिए मैं तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चांद की रोशनी में पूरा रास्ता दिन की तरह चमक रहा था। हालांकि उतना साफ तो नहीं था, मगर रास्ते पर चल पाऊं इतना दिख रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे कदमों के साथ ही साथ मुझे किसी और के कदमों की आवाज आने लगी। मेरे आगे तो कोई नहीं था। इसका मतलब साफ था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक काली सी परछाई, जो कि किसी आदमी की थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। एक बार के लिए सर से लेकर पैर तक मेरा पूरा शरीर कांप गया, मगर फिर मैंने सोचा शायद यहीं का कोई आदमी होगा, मेरी तरह कहीं जा रहा होगा। इतना सोचकर मैं कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा हो गया कि पहले उस आदमी को जाने देता हूं। मगर जैसे ही मैं रुका कि वो आदमी यानी वो काली सी परछाई भी एकदम से वहीं पर रुक गई। मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरे रुकने पर वो आदमी रुका क्यों, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने वापस से आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरी देखा देखी उस परछाई ने भी चलना शुरू कर दिया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है, मगर मैं उस वक्त ये भी जानता था कि मेरा एक गलत कदम मुझे मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा, ताकि मैं वहां से 9-2-11 हो सकूं। अभी भी उस आवाज को मैं पीछे से साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। तभी आगे चलते चलते मैंने धीरे से कहा, देखो, तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं जमींदार साहब का खास आदमी हूं। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सोच लो। मगर इस पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया और ना ही चलने की आवाज आनी बंद हुई। मैं एक दफा फिर पीछे पलटा तो पाया कि मेरे पीछे एक नहीं बल्कि अब 2 लोग आ रहे हैं। वो दोनों बहुत ही अजीब तरह से चलते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी। मुझे अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैंने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। मैं दौड़ रहा था और बार बार पीछे पलटकर भी देख रहा था तो पाया कि अब धीरे धीरे पीछे काफी सारे लोग जमा हो जा रहे हैं। मगर मैं रुका नहीं, मैं तेजी से भागता रहा। अभी मैं बहुत ही तेजी से रास्ते पर दौड़ ही रहा था कि तभी अचानक मैं किसी आदमी से जोर से टकराया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि मैं खुद संभलते हुए उठता, उस आदमी ने मुझे तुरंत सहारा देकर उठाया और मुझे उठाकर कहीं ले जाने लगा, जिस पर मैंने कहा, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इस पर वो आदमी बोला, अगर उन लोगों से बचना है तो मेरे साथ चलो। उस वक्त मुझे
कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए, जिस वजह से मैं उस आदमी की बात सुनकर उसके साथ साथ चलता रहा। वो आदमी मुझे रास्ते के किनारे जंगलों की तरफ ले जाने लगा। वो सारे लोग अब मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, वो लोग कौन थे और मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? इस पर उस आदमी ने कहा, आप खाना ले जा रहे हैं ना, इसलिए वो लोग आपका पीछा कर रहे थे। इस पर मैंने कहा, खाने के लिए पीछा कर रहे थे? पर वो लोग थे कौन? इस पर उस आदमी ने कहा, वो लोग इंसान नहीं थे, उन्हें इंसान समझने की गलती मत करिएगा। वो लोग प्रेत है, प्रेत। उनका यही काम है, लोगों का पीछा करना और मौका पाते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना। ये सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मगर तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस आदमी से पूछा, भाई साहब, पर आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम है? इस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 2 साल पुरानी है। मैं इसी रास्ते से देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। तब मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करता था। तभी अचानक वही सारे प्रेत मेरा पीछा करने लगे। पहले तो मुझे लगा शायद वो लोग इंसान हैं, पर जब तक पता चला कि वो लोग प्रेत हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उन लोगों के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था और फिर उन लोगों ने मुझे जान से मार डाला। उस आदमी की पूरी बात सुनकर मैं यानी पंडित जी डर के मारे कांपने लगा। मैंने एक नजर उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो सही में उस आदमी के दोनों पैर उल्टे थे। डर के मारे अभी मैं वहां से भागने जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं उन प्रेतों की तरह नहीं हूं, और अगर अभी तुम वापस उस रास्ते पर गए तो मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम दोनों जंगल के रास्ते पर ही चलते रहे। कुछ देर आगे जाने के बाद उस आदमी ने मुझे पूरा रास्ता समझा दिया। फिर मैं वहां से सीधे अपने घर आ गया। घर पर मैंने ये बात सबको बताई, मगर किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र गांव के बाकी लोगों से किया तो सबने कहा कि वो रास्ता प्रेत बाधित है और शाम हो जाने के बाद उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं। उस दिन के बाद से मैं आज तक कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। चलो बच्चों, जाओ घर जाओ, काफी रात हो गई है। पंडित जी की कहानी सुनकर उस रात मैं भी काफी ज्यादा डर गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।